अगस्त में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से हर हाल में राहत मिलेगी। हर 7वां हिंदुस्तानी जो है वो मुसलमान है। स्मृति ईरानी ने बताया कि 2001 में भी देश में मुसलमानों की आबादी 14.2% थी। 2011 में भी 14.2% थी। 2014 में भी 14.2% थी और 2022 में भी 14.2% थी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, कल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी मामले में क्या कुछ अपडेट आया, जरा दर्शकों को बताएं। उसके अलावा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की कमर कस चुकी है, भले ही देश भर में कहीं कुछ भी हो रहा हो, वो लगातार झूठ बोल रही है, लगातार आंकड़ों को छिपा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी वाले मामले से। कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की जो मानहानि केस है उसकी जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो उसकी जो बेंच थी वो आर.एस. गवई और पी.के. मिश्रा की बेंच थी कोर्ट नंबर 4 में, सुप्रीम कोर्ट में। और आर.एस. गवई वो न्यायाधीश हैं जो आने वाले समय में देश के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। आर.एस. गवई की एक पुरानी अगर इतिहास की बात करें तो उनके पिता जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और वो जब रवि रे हिंदुस्तान में लोकसभा के स्पीकर थे तब उनके पिता लोकसभा में उपसभापति थे। और उस समय जो है वो दिल्ली में फिरोजशाह रोड के पीछे ही रहते थे और तब उस समय आर.एस. गवई एक वकील के रूप में उनके पास मिलते थे। उन्होंने इस बात को आज कोर्ट में बताया सुनवाई से पहले कि एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिता जो है 40 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा छोटा भाई है, वो राजनीति में है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है बल्कि कांग्रेस का एक नेता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस बात को बताने के बाद होता यह है कि हर न्यायाधीश से आदमी ये अपेक्षा करता है कि वो जो है ऐसा काम ना करे जिससे कि उसके न्याय के फैसले पर किसी तरह की आँच आ सके। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है, वो अगर बाद में पता चलता है कि राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिली है, तो वो तुरंत कहते हैं कि इसका जो बाप है, वो जो है कांग्रेस का साथ रहा है, वो फलाना था, वो ढिमका था, इसका भाई जो है वो कांग्रेस का नेता है। तो उससे बचने के लिए, उस विचित्र स्थिति से बचने के लिए उन्होंने ये बात बताई। और साथ ही ये भी बताया कि जो पूर्णेश मोदी हैं, उनके वकील महेश जेठमलानी हैं, तो महेश जेठमलानी के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता के साथ एक इलेक्शन पिटीशन में एज ए लॉयर जो है खड़ा भी हुआ हूँ और मेरी उनसे जो है मेरे पिता की अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वो भी राज्यसभा में थे बाद में और मेरे पिता भी थे और मेरे पिता जो है गवई जी के पिता जो है वो राज्यपाल भी रहे। और ये बात कहकर उन्होंने दोनों पक्षों को कहा अगर आपको मेरी इस स्थिति से किसी तरह की असुविधा होती है तो आप जो है अपनी असुविधा रिकॉर्ड करा सकते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो रिक्यूज कर लें। इसको हम रिक्यूज बोलते हैं। जज जब कहता है कि मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगा, मैं इस केस से रिक्यूज कर रहा हूँ, तो वो नाम वापस ले लेते हैं और मामला फिर चीफ जस्टिस के पास जाता है और चीफ जस्टिस फिर नई बेंच को वो मामला भेजते हैं। तो उन्होंने ये बात बताकर एक तरह से अपनी निष्पक्षता भी जाहिर की और ये भी बताया कि अगर किसी को कोई आपत्ति है, जो ट्रोल आर्मी है, अगर वो बाद में कहती है तो वो कह सकते हैं कि दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी, तब उन्होंने इस मामले को न्यायिक जो पूरे मानदंड है उस पर सुना। उसी दौरान जो है पूर्णेश मोदी, जैसे कि मैंने कल कहा था कि उनका कैविएट जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी और उनके कैविएट को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी को भी नोटिस किया और जो गुजरात सरकार है उसको भी नोटिस किया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कैविएट का नहीं लिया। और उनके वकील बार-बार कहते रहे हमें पहले सुना जाए, हमें पहले सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना जो है इस पे जवाब दें और जवाब देने के बाद जो है राहुल गांधी की तरफ से भी उसका जो है प्रत्युत्तर दिया जाएगा, रिजॉइंडर जिसे हम बोलते हैं, और तब इस मामले की सुनवाई जो है 4 अगस्त को की जाएगी। अब इस मामले में जो उन्होंने टिप्पणी की, वो टिप्पणी ये थी कि गुजरात हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश हेमंत, जिन्होंने कि ये फैसला दिया है, उन्होंने इस मामले में 100 पेज का फैसला क्यों दिया है। उस पे उन्होंने एक तरह से अपनी नाराजगी भी बताई और ये बताया कि इस तरह की जो हरकत है, वो अक्सर देखने में नहीं आती क्योंकि इस मामले में छोटा फैसला आना चाहिए था। मामला छोटा है और 100 पेज का फैसला देना जो है,
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा है। और कल भी उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में भी उन्होंने कहा था कि वहाँ की अदालत ने जिस मानदंड पर तीस्ता सीतलवाड़ की बेल को रिजेक्ट किया है, वो भी एक तरह से सही नियत का फैसला नहीं है, वो गलत फैसला है। तो एक तरह से अभी जो है मामला थोड़े दिन के लिए टला ज़रूर है, लेकिन आखिरकार बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वाली बात है। मेरा ये मानना है कि अगस्त में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से हर हाल में राहत मिलेगी और जिस तरह का रुख आज कोर्ट में था, जिस तरह का वातावरण कोर्ट में था, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि इस मामले में राहुल गांधी को एक तो राहत मिलेगी और राहुल गांधी जो है, फिर जो है इस देश की लोकसभा में वायनाड के सदस्य रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। ये बात बिल्कुल तय है। अब जो आपने दूसरी बात की, आंकड़ों की बात की, तो आज एक बड़ी विचित्र स्थिति देश में है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक आदमी मेरे पास आया और आते ही उसने मुझे कहा कि भाई साहब, आप एक चीज लिख लीजिए। मैंने भाई क्या लिख लें? उसने कहा आप लिख लीजिए, थोड़े दिन बाद आप जो है स्कल कैप जो होती है ना, बड़ा मुल्लों वाली जो टोपी है ना, वो आपको भी पहनकर घूमना पड़ेगा। तो मैंने क्या हुआ? अच्छा। क्या इस देश पर उनका कब्जा हो जाएगा और आपको भी उनकी ही तरह की ड्रेस पहननी पड़ेगी, स्कल कैप जो होती है वो पहननी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई स्कल कैप कब पहननी पड़ेगी? अगर मैं कहूँ कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद कब पहननी पड़ेगी? क्या मेरे जीते जी मुझे पहननी पड़ेगी? कहते ये मैं नहीं जानता, लेकिन कल जो है स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बता दिया है कि सबको जो है स्कल कैप पहननी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई हुआ क्या? तो उसने बताया कि कल जो है लोकसभा में स्मृति ईरानी ने एक आंकड़ा दिया और वो आंकड़ा ये था कि तृणमूल कांग्रेस की एक सदस्य ने एक सवाल पूछा कि क्या मुसलमानों का प्रतिशत कितना है देश की आबादी में। तब स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या, जब देश की जनसंख्या 138 करोड़ थी 2021 में, तब मुसलमानों की संख्या 19 करोड़ 70 लाख थी। और ये आंकड़ा जो है 14.2 का बनता है, यानी कि उनकी जो जनसंख्या में प्रतिशत है वो 14.2 है। और अगर इसे मोटे तौर पे समझें तो आप समझिए कि हर 7वां हिंदुस्तानी जो है वो मुसलमान है। अब हिंदुस्तान की जब जनसंख्या की हम बात करते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक बात सिखाई जाती थी, वो ये बताई जाती थी कि दुनिया का हर 7वां आदमी भारत का है। तो दुनिया में हमारी जो पॉपुलेशन है उतने प्रतिशत ही है जितनी हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत है। तो सवाल में ये था कि 2001 में क्या मुसलमानों की आबादी कितने प्रतिशत थी, 2011 में कितनी थी, 2014 में कितनी थी और 2022 में कितनी थी। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हर सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने बताया कि 2001 में भी देश में मुसलमानों की आबादी 14.2% थी, 2011 में भी 14.2% थी, 2014 में भी 14.2% थी और 2022 में भी 14.2% थी। इसका मतलब जो है जनसंख्या का अनुपात जो है वही है। और ये जो बार-बार हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं, लोगों को एक इस्लामोफोबिया में डराते हैं कि एक दिन आएगा कि सारे मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे। तो आप समझिए आजादी के बाद आज तक देश की जनसंख्या का प्रतिशत वही है। जब देश आजाद हुआ था तब हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रह गए थे शब्द में से कह रहा हूँ, क्योंकि ये कहते हैं नहीं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। तो उस समय देश की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत 13.8 था, जो अब 14.2 हो गया है। और ये कैसे हुआ? इसमें जो 0.4% की वृद्धि हुई जब 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो उस समय 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान आए थे। और 1 करोड़ शरणार्थी जब हिंदुस्तान आए तो आप ये समझिए कि उनमें से बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान में रह गए। वो लोग रह गए जो कि हिंदुस्तान से वापस नहीं जाना चाहते थे, हिंदुस्तान में यहीं उनको रोजगार मिल गया, यहीं पर हिंदुस्तान के लोगों ने अपना उन्हें भाई और सहयोगी माना और वो 3 साल यहाँ रहे। जब वो 3 साल रहे तो उनमें कुछ प्रतिशत लोग यहाँ रह गए और इसलिए आप देखिए कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर जो एक भ्रम और भय और एक तरह से फोबिया फैलाया जाता है कि इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। आपने देखा होगा फ्रांस में जो दंगे हुए, उनको लेकर हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं वो कहते थे कि एक दिन ये पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे। आपने देखा नतीजा हिंदुस्तान पे भी कब्जा कर लेंगे।
तो ये बात जो है कल स्मृति ईरानी ने जो ये पूरे आंकड़े दिए और सारी बात बताई, उन्होंने ये जी, जी। बताया कि मुसलमानों में कितने प्रतिशत जो है शिक्षा का स्तर है। उन्होंने ये बताया कि कितने मुसलमानों के पास जो है अपना खुद का मकान है। तो वो आया कि उन पे मुसलमानों के पास 50.3% जो है लोगों के पास अपने मकान है। इतने ही हुँ, आंकड़ा जो है हिंदुओं का है। शिक्षा के मामले में उन्होंने बताया कि मुसलमानों में जो शिक्षा का दर है, वो 77.7% है। हिंदुओं में भी यही है। यानी हुँ। कि सारे आंकड़े अगर आप देखेंगे, तो प्रतिशत के हिसाब से तो छोड़ दो, अगर हम अनुपातिक हिसाब से लगाएँ, तो मुसलमान और हिंदू, उनके रहने-सहने का तरीका, उनके पास जो साधन है, उनके पास जो रोज़गार है और जिस तरह वो संगठित रोज़गार है या असंगठित क्षेत्र में रोज़गार है, वो वही चल रहे हैं जो शुरू से थे। इसका मतलब जो ये भ्रम लगातार बुद्धिजीवियों में और लोगों में, पढ़े-लिखे लोगों में डर के लिए फैलाते हैं कि इनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसका पर्दाफाश खुद एक छोटे से आंकड़े से हो गया। लेकिन इस मामले को एक बात समझिए, कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। वही सर, हम कल पूरी बाइट चला देंगे। हाँ जी, तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि ये बात जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो इनका भ्रम फैलाने का तरीका है, जो लोगों को ये डराते हैं, वो उसको पर्दाफाश करती है और इस बात को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए कि असलियत में स्थिति वही है, जो हिंदुस्तान में लगातार चलती आई। और अब तीसरी बात हम करते हैं जो कि आज बड़ी विचित्र बात हुई, कि देश जी। की जो पहली महिला और जनजाति की राष्ट्रपति हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब से जो आती हैं, जिनको जब पिछले साल देश का राष्ट्रपति बनाया गया, तो ये बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू के आने से एक नया इतिहास गढ़ा है। इससे आदिवासियों का उत्थान होगा, आदिवासी आगे बढ़ेंगे और एक तरह से बीजेपी जो है प्रतीकात्मक राजनीति करती है। जब उन्होंने देश में कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, तब उन्होंने बताया हमने एक वैज्ञानिक को बनाया है, बड़े ज्ञानी आदमी को बनाया है और हमने एक मुस्लिम आदमी को बनाया है ताकि मुस्लिमों में उनकी एक पैठ बने। लेकिन आप देखेंगे कलाम साहब को उन्होंने मुस्लिम देशों में नहीं भेजा, विदेशों में सबसे कम भेजा है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि विदेश में जाने का जो हमारा हक है, वो सिर्फ़ राष्ट्रपति का है, नहीं है, वो सिर्फ़ प्रधानमंत्री का है। और जी। इसीलिए मोदी जी सब जगह जाते हैं, मोदी जी के मंत्री भी नहीं जाते। यानी सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री थी, लेकिन उनका काम ये था कि मोदी जी को पालम एयरपोर्ट पे रिसीव करना और पालम एयरपोर्ट पे जब वो विदेश जाएँ तो उनको जो है विदाई देना और उनको फूलों का गुलदस्ता देना। अब द्रौपदी मुर्मू के बनने के बाद मेरा मानना ये है कि महिला उत्थान का जो भी नारा है या आदिवासी उत्थान का जो नारा है, वो लगातार गलत तरीके से सिद्ध हो रहा है और ये ऐसी राष्ट्रपति बनी है जिनके रहते हुए हमने दिल्ली में देखा कि 4 महीने तक महिला पहलवान जो है अपने ऊपर बलात्कार और पॉक्सो के अपराधों की बात करती रही। राष्ट्रपति की तरफ से उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। दूसरा भी हमने मध्य प्रदेश में देखा कि एक आदिवासी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रतिनिधि थे, उन्होंने शराब पीकर जो है मूत्र कर दिया। अब मूत्र विसर्जन के बाद भी राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब ये तीसरा मामला है जिसमें हम देखते हैं कि मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र किया गया। पहले एक के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और ये कब हुआ? ये हुआ 4 मई को। और 4 मई को करने से पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 मई को दिल्ली में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उस पे लोगों ने आंदोलन किया, उसकी डेड बॉडी को गलत रूप से दिखाकर, जिनकी ट्रोल आर्मी जो करती है, उन्होंने अफ़वाह फैलाई और ये कहा कि मैती समुदाय की एक महिला के साथ वहाँ के कुकी और नगा जो आदिवासी हैं, उन्होंने बलात्कार किया है। और इससे पूरा जो मामला है वो सरचार्ज हो गया, एटमॉस्फेयर सरचार्ज हो गया और बदले में जो है मैती समुदाय के लोगों ने 2 कुकी महिलाओं को पकड़ा, एक के हाथ में एक के पास बच्चा भी था, उसके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया और इस घटना के साथ एक घटना याद आती है आपको? वो घटना थी जब गुजरात में दंगे हुए थे, तब याद आता है हमको मुन्ना बजरंगी ने कहा था कि मैंने एक गर्भवती महिला का पेट फाड़ा और उसके पेट पे जो छोटा बच्चा था, जो उसके गर्भ में पल रहा था, वो एक मेल इस बच्चा था, उसको हमने भाले में टाँगा और हमने जुलूस निकाला। और उसी मुन्ना बजरंगी जो है, अब बजरंगी भाईजान जो है, अभी जो है छूटे हुए हैं और उनका मामला जो है बिल्किस बानो के इसके दौरान जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट देख रही है। तो इसी तरह का बर्ताव गर्भवती महिला या माँ और बच्चे के साथ
वहां पर नागालैंड में किया गया। और उसके बाद जो है 3 बयान आते हैं। पहला बयान तो देश के प्रधान न्यायाधीश का आता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। और उन्होंने सुओ मोटो इस पे प्रतिक्रिया दी और केस को रजिस्टर्ड किया। और अब वो जो है सुनवाई जो है 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। उसकी तुरंत प्रतिक्रिया ये हुई कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये कहा कि मेरा मन भर गया है, मैं बड़ा दुखी हूँ, व्यथित हूँ। और उसी को आप देखेंगे तो टेलीग्राफ अखबार ने आज एक बहुत बड़ा कार्टून छापा है कि मोदी जी को दिखाया है कि मगरमच्छ को रोने के लिए 79 डेज चाहिए। 79 डेज बाद जो है इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और उसने क्या किया है, डे 1, डे 2, डे 3 करके एक बहुत बढ़िया जो है एक चित्र छापा है, जिसमें दिखाया है कि अजगर रो रहा है, अजगर बैठा है, अजगर कर रहा है। और 79 डेज में उन्होंने दिखाया बड़ा अजगर जो है वो आंसू बहा रहा है। तो मोदी जी की जो प्रतिक्रिया आई है, जो त्वरित प्रतिक्रिया वो हर बार में देते हैं। तुर्की में भूकंप आया, मोदी जी तुरंत ट्विटर पे कुछ डाल देते हैं, और कहीं कुछ होता है तुरंत ट्विटर पे डाल देते हैं। लेकिन जब मोदी अमेरिका जा रहे थे, जब मोदी जी फ्रांस जा रहे थे, जब मोदी जी और दूसरे देशों में जा रहे थे, मिस्र गए थे, तब लोगों ने कहा था कि मोदी जी विदेशों में घूमने जा रहे हैं क्योंकि वो जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। जब राहुल गांधी ने पहल की और उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में जो दंगा पीड़ित लोग हैं, जो इस उपद्रव के शिकार हैं, उनके पास जाऊँगा, तो पहले तो सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। फिर उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगा, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से ले गए। और फिर हेलीकॉप्टर से ले आकर उन्होंने राष्ट्रपति वहाँ की जो गवर्नर थी, उनको भी जो अपना एक मेमोरेंडम दिया और उनसे चर्चा की। तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो राज्यपाल हैं, अनुसुईया उइके, वो भी एक दलित और आदिवासी महिला हैं। वो मध्य प्रदेश से आती हैं और उन्होंने गवर्नर ने कल कहा कि मुझे अब पता चला है कि यहाँ ऐसा हो गया। तो आप समझिए 78 दिन तक गवर्नर को नहीं पता चल रहा, 78 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता चल रहा, 78 दिन तक देश की राष्ट्रपति को नहीं पता चल रहा। आज राष्ट्रपति ने भी अपनी एक टिप्पणी दे दी है कि वो इस घटना की भर्त्सना करते हैं और कहते हैं मानवता इससे शर्मसार हुई है। और जो मंत्री हैं मोदी जी की सबसे मुखर स्मृति ईरानी, उन्होंने भी इस पे बयान दे दिया है। और उन्होंने भी बयान देकर जो है पीछे-पीछे जो है ये कहा है कि ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसी घटना मानवता के ऊपर धब्बा है। तो ये समझिए कि मोदी जी ने तो कल मैंने कहा था और उस पे लोगों की प्रतिक्रिया भी अच्छी आई कि मैंने कहा मोदी जी ने मणिपुर की घटना की निंदा करने से पहले तो एक काल्पनिक एक समस्या क्रिएट की कि राजस्थान में ऐसी घटना हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, मणिपुर में हो रही है। तो आप समझिए उसे टोन डाउन करने की उन्होंने जो कोशिश की, उस पे लोगों की प्रतिक्रिया जो है सरकार के खिलाफ हुई है। और एक बात बिल्कुल तय है कि मणिपुर का मुद्दा जो है, अब सरकार दिखा रही है हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो वीरेंद्र सिंह, वो बड़े मज़े से कहते हैं कि हम इनको फांसी देने की माँग करेंगे। अरे भाई कोई कानून है तभी तो आप उसे फांसी दोगे। क्या कानून है? ऐसा नहीं है कोई कानून। क्योंकि आज अगर संसद कोई कानून बनाती भी है कि महिलाओं को जो व्यक्ति निवस्त करेगा या उसका सामूहिक बलात्कार करेगा, तो हम उसे फांसी की सज़ा देंगे। तो वो कोई पुराने समय से तो वो कानून लागू नहीं हो सकता। वो लागू तो बाद में होगा। तो ऐसी स्थिति को समझकर आप समझ लीजिए कि इस समय सरकार जो है मणिपुर की घटना से बड़ी हकपकाई हुई है। राहुल गांधी के जो नोटिस हुआ है उससे घबराई हुई है। और जो मुसलमानों के बारे में जो मैंने कहा कि 14.2% का आंकड़ा आ रहा है, उससे सरकार को लगता है कि हमारी जो अफ़वाह फैलाने वाली फैक्ट्री है वो काम नहीं कर रही, ढंग से काम नहीं कर रही। और खुद संसद का सत्र जो है इनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसीलिए देखिए कि संसद की कार्रवाई जो है, जिस ढंग से मंत्री और इनके जो सदस्य हैं, वहाँ जिस ढंग से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो अपने आप में देश के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने तीनों मामलों को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। राहुल गांधी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और अगली जो डेट मिली है 4 अगस्त, अभी हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर स्मृति ईरानी ने जो आंकड़े पेश किए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इतने दशकों में मुसलमानों की जनसंख्या जू की तू है। ये अपना आप में जो लोग सवाल कर रहे थे कि भैया ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, उनका राज आ जाएगा, तो आप लोगों को सबक मिल जाएगा। मैंने वो वीडियो वैसे यूट्यूब पर कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी, पूरे का पूरा भाषण, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही मणिपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह की राजनीति हुई, वो सर ने समझा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।